जी नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं भाई आप सब? आशा है कि आप सब बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो क्या आप भी बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस की कोई भी जानकारी नहीं है? आप एक ऐसी वीडियो ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे ये सारे डाउट्स क्लियर कर दे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये जो वीडियो है वो आपके इन सारी बातों के जवाब दे रही होगी, यानी आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर रही होगी। तो अगर हम बात करें अपने बैंकिंग एग्जामिनेशन की, तो जो हमारी बैंकिंग एग्जामिनेशन की पहली इनिंग स्टार्ट होती है वो हमारे आरआरबी, जो बैंक हमारा आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक है, वहाँ से स्टार्ट होती है। और हम जानते हैं कि इसकी पहली जो एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हुई है वो 27 जुलाई को पहला एग्जामिनेशन हमारा होने वाला है। तो हम बात करें तो आपके पास 4 महीने के आसपास आपके पास समय है। इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए आप सिलेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में आप सारे सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे, एग्जाम पैटर्न समझेंगे, किस किस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है। इन सारी बातों को समझने के बाद आप अपनी तैयारी में लगेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रीजनल रूरल बैंक, हमारा आरआरबी को क्या कहते हैं? रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम हिंदी में ग्रामीण बैंक कहते हैं। ठीक है, और ये अगर इस एग्जामिनेशन की एक खूबसूरती की बात करें, इसमें ऐसा खास क्या है, तो हम कह सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, उनके लिए ये प्रॉफिटेबल है। सबसे ज़्यादा उनका अगर कोई प्रॉफिटेबल है तो वो इनके लिए है जिनकी इंग्लिश वीक है। हाँ, आप यहाँ पे इंग्लिश के बजाय हिंदी को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे हम सिलेबस की बात करें, तो हमारा इसमें मेनली प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो 2 सब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हमारा रीजनिंग देखने को मिलता है और दूसरा हमारा क्वांट देखने को मिलता है, जिसके अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो 40 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के देखने को मिलते हैं, 40 क्वेश्चन हमारे क्वांट के देखने को मिलते हैं। और अगर नंबर की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क, 40 क्वेश्चन 40 मार्क। आज के सेशन में हम लोग कट ऑफ भी देख लेंगे कि कितना हमको कितने एवरेज तक कट ऑफ लेके चलना है। ठीक है, तो चलिए अगर हम पहले सब्जेक्ट की बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग को हमको कैसे टैकल करना है। पहले बात तो हम इंपॉर्टेंस के नजरिए से देखते हैं कौन सा चैप्टर हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें तो 20 से 25 नंबर हमारा ये टॉपिक दे रहा होता है, ये 2 चैप्टर हमारे 20 से 25 नंबर दे रहे होते हैं। या हम बात करें हमारे जितने भी बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन है, उसमें प्रमुख भूमिका जो 2 चैप्टर की देखने को मिलते हैं वो हमारे ये 2 हैं। अब उसके बाद ये सारे हमारे 3 से 4 नंबर के अप्रॉक्स सभी देखने को मिलते हैं। ठीक है, रैंकिंग हमारा 1 नंबर देखने को मिलता है, कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता। इसका एक वैरायटी बनता है कंपैरिजन बेस, वो पजल में इंक्लूड करके पूछ लेता है। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करें तो 3 नंबर यहां से हमें आसपास देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से बात करें तो 4 से 5 नंबर हमें यहां से देखने को मिलता है। अल्फा न्यूमेरिक की बात करें तो 2 से 3 नंबर हमें यहां के देखने को मिलता है। इसमें थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क देखने को बहुत ज्यादा मिल सकता है बस। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंस की बात। अगर हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो हमें 9 चैप्टर देखने को मिलते हैं, और वहीं हमारा मेंस में हमारा 3 चैप्टर ऐड हो जाता है, जिसमें हमारा पहला होता है डाटा सफिशिएंसी, और उसके बाद हमारा लॉजिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट आउटपुट। ये हमारे 3 चैप्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जितना फाउंडेशन अपने इस 9 चैप्टर को करेंगे वही काम हमारा किस में आएगा, मेंस वाले 3 चैप्टर में भी उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को हमें मिलता है। तो ये तो हमने इंपॉर्टेंस के आधार पर देख लिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये बताइए कि हम बिगिनर हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करें? ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम पहले मान लीजिए हम पढ़ना इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो कौन सा ऐसा टॉपिक ले ले जहाँ से हमारी जर्नी आसान हो जाए, जहाँ से हमें अच्छा लगने लगे। वैसे भी किसी भी टॉपिक को अगर आप बेहतरीन करना चाहते हो, या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले उसमें इंटरेस्ट बिल्डअप करना होगा। और इंटरेस्ट बिल्डअप करने के लिए आपको पहले नॉर्मल चैप्टर से स्टार्ट करना होगा। जैसे हम पहले स्टार्ट करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसमें लैंग्वेज का गेम होता है, बाकी क्वेश्चन आसान होते हैं।
अगर लैंग्वेज समझ में आ गई क्वेश्चन आसान। और वैसे भी अगर आप इसमें एक दो बार पढ़ लेते हैं इस पे, ठीक है, तो अब आपको ये लैंग्वेज समझ में आ जाती है। वो आने वाले सेशन जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब वहां पे बताएंगे कि कैसे सॉर्ट करना है इसके आंसर को, कैसे कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करेंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उसी से हल्का हल्का मिलता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, इसमें भी लेटर्स का खेल है। फिर डायरेक्शन, डिस्टेंस, रैंकिंग, ये जो फॉर्मेट रखा गया है उसी फॉर्मेट में रखा गया है कि आपको कैसे मूव करते हुए चलना है, ठीक है। जैसे जैसे आपका लेवल बेहतरीन होता जाएगा वैसे क्वेश्चन का, जैसे पहले आप मान लीजिए स्टार्टिंग के दिनों में आप कितने पजल लगाएंगे, 1 से 2 नंबर। फिर जैसे ही आपको लगेगा थोड़ा सा हम कंफर्टेबल हो रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, 3 से 4 कर दीजिए। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे क्वांटिटी उसकी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हुए आप अपने ऐसे ग्राफ को लेके चलेंगे। अब अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में जैसे मान लीजिए आपको दे दिया हैंड, तो हैंड में HIBOE लिखेंगे आप। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया है किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE लिखें, तो उसी सांकेतिक भाषा में लेफ्ट को क्या लिखेगा, उसी सांकेतिक भाषा में लेफ्ट को क्या लिखेगा। तो आप यहां पे क्या कर रहे होते हैं, ये इसके नंबर वैल्यू कितनी होती है, 8, 1, यहां पे 14 और यहां पे 4, ठीक है। इसमें +1 हो रहा है 9, इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1। एक चीज आपको देखने को मिली होगी, ये कांस्टेंट की सीरीज है, +1 हो रहा है, तो जो इसमें होता है वही आप इसमें करके आप आंसर कर देते हैं। लेकिन इसमें जो आपने समझा है वो उसके एक प्रोसेस को समझा है कि वो +1 कर रहा है। लेकिन अगर हम मशीन इनपुट आउटपुट की बात करें तो इसमें हमें एक इनपुट देके 5 स्टेप दिया जाता है, वो 5 स्टेप समझना होता है, ठीक है। इसीलिए इसको कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा भाई भी कहते हैं। तो मेंस कुछ डिफरेंट नहीं है, पहले जितना आपका ये बेहतरीन होगा उतना अच्छा आप परफॉर्म किस पे कर रहे होंगे, मेंस वाले टॉपिक पर कर रहे होंगे। जैसे आपका डाटा सफिशिएंसी है, तो डाटा सफिशिएंसी कुछ डिफरेंट थोड़ी है, आपका पजल ये और ब्लड रिलेशन, ठीक है, डायरेक्शन, डिस्टेंस और आपका रैंकिंग, इन सारे चैप्टर से मिलके आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, बस उनका सॉल्व करने का जो तरीका है, जो अप्रोच है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ऑप्शन के आधार पर कैसे हमको आंसर करना है ये थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंट तरीके से हमें करना पड़ता है। तो वो सारे सेशन हम यहाँ पे जब ले रहे होंगे तो वहाँ पे चर्चा करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग ऐसा है जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, ये सारे चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इससे मेनली हमें 5 चैप्टर देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक से हमारा कितना निकल के आता है, 5। लेकिन ये आपका लाइफ रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया, यानी जो ग्रामीण और शहरी जो डेवलपमेंट है वो असमान है। द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया इज अनइक्वल, तो ये दोनों क्या है, असमान है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कंक्लूजन में दे दिया जाए ग्रामीण जो विकास दर है वो शहरी विकास दर से कम है, द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया इज लेस देन अर्बन एरिया, तो यहाँ पे जो ग्रामीण विकास दर है वो शहरी विकास दर से कम है। तो जो गांव वाले स्टूडेंट है, जो गांव से बिलोंग करते हैं, वो कहेंगे ये बात तो सही है कि ग्रामीण जो विकास दर है वो शहरी विकास दर से कम होता है, तो वो तुरंत इसको क्या करेंगे, सही कर देंगे। लेकिन बाबा आपको समझना क्या है कि उसने स्टेटमेंट के बियॉन्ड आपको नहीं जाना है, स्टेटमेंट में रह के आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे अनइक्वल उसने बोला है, उसने कम ज्यादा की बात नहीं की। हमें जीके से पता है, यहाँ हमारे यहाँ पे नॉलेज से पता है कि ग्रामीण विकास दर कम होता है, लेकिन आपको स्टेटमेंट के दायरे पर रह के आंसर देना है, ठीक है। तो ये सारी खासियत हमें इस लॉजिकल रीजनिंग वाले सेगमेंट में देखने को मिलती है। तो आई होप आपको रीजनिंग वाला सिलेबस समझ में आया होगा। अब हम आपका मूव करते हैं अगले सिलेबस की तरफ, अगले सब्जेक्ट की तरफ। यहाँ पे हमारा मैथ हो गया, तो मैथ को आप कैसे टेकल करेंगे, इसमें पहले क्या पढ़ेंगे आप, पहले इसमें स्पीड मैथ को पढ़ रहे होंगे, जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन, ये 4 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां से आपको 10 से 15 नंबर आपको देखने को मिलता है।
ये जब सोचो आपको 15 नंबर यहाँ से मिल रहे हैं, जब आपको 15 नंबर पहले आपके खाते में आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और जो एग्जामिनेशन में आपको बाकियों से बेहतर और अलग कर रहा होता है। जैसे ही हमारा ये सेगमेंट खराब होता है, पहले आप इसी में लग गए, ये टाइम टेकिंग है, और यहाँ से नंबर थोड़ा स्लो आ रहा होता है, तब वहाँ पे आपके पेपर खराब होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ने की बात हो या एग्जामिनेशन की बात हो, टेकल किस क्वेश्चन को करेंगे, यहां पे करेंगे। फिर उसके बाद आप डीआई को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने अर्थमेटिक वाले पोर्शन पर मूव करेंगे। तो ये आपका पढ़ने का तरीका हो गया और ये सॉल्व करने का तरीका हो गया। तो ये आपको समझ में आया आपका ये। तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स में तो हमारा 2 सब्जेक्ट देखने को मिलता है, एक तो हमारा रीजनिंग और क्वांट। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए। तो अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो हमारा क्लर्क और पीओ, अगर हम इसमें क्लर्क की बात करें तो 18 से 28 देखने को मिलता है, और वहीं पीओ की बात करें तो 18 से हमें 30 देखने को मिलता है। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे आपको पीओ लेवल पे, जैसे यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 होता है, यहाँ पे आपको एज थोड़ा अधिक देखने को मिलता है, 21 से 32 देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है ऑफिसर रैंक पे। तो अगर क्लर्क की बात करें तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो 18 से 28, और पीओ की बात करें तो 18 से 30। फिर आपका जो ऑफिसर स्केल वगैरह होता है वहाँ पे आपको थोड़ा सा एज का बढ़त देखने को मिलते हैं। कुछ एज में आपको छूट मिलता है, जैसे आपका जो ओबीसी वाला वो होता है उसमें नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं उनको 3 साल की छूट देखने को मिलते हैं, और वहीं हमारा जो SC ST है उसको 5 साल की छूट देखने को हमें यहाँ पे मिलती है। उस सेगमेंट में 5 से 6 साल के छूट देखने को मिलते हैं। और जो डिसेबिलिटी वाले हैं, जो पर्सनालिटी से विद डिसेबिलिटी हैं, जिसको हम PWD कहते हैं, ठीक है, उनको भी छूट 10 साल के आसपास देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपका गवर्नमेंट नॉर्म्स के आधार पर देखने को मिलता है, या जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनको भी छूट देखने को मिलती है। तो ये आपके नॉर्म्स के आधार पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ तक बातें कंफर्म हुई। चलिए अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप बात करेंगे कि कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की डिजायरेबल है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप बैंक के तैयारी करने जा रहे हैं तो ये अच्छा होगा कि आपके पास कंप्यूटर की एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आप ये दर्शा पाएं कि हाँ हमें थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज है। और दूसरी बात, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहाँ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको यहाँ पे आरआरबी की बात करें तो आपको 5 से 6 महीने दे देते हैं कि आप सीख जाइए, लेकिन अगर आप पहले ही सीख लेते हैं तो वो आपको बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने देखा एज और क्वालिफिकेशन देखा। अब अगर हम आरआरबी पीओ और कलर की बात करें तो इसमें हमने आपको बताया कि हमें 2 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, चाहे वो पीओ हो और चाहे क्लर्क हो। तो यहाँ पे हमने बात की है रीजनिंग और हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट। 40 क्वेश्चन 40 मार्क 40 मार्क। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क, यहाँ पे 80 क्वेश्चन 80 मार्क टोटल हमें देखने को मिलते हैं। अभी 2024 के पहले वाले एग्जामिनेशन तक यहाँ पे टोटल टाइमिंग हमें 45 मिनट मिलता था। तो कहेंगे सर अभी तो हमें 45 मिनट मिल रहा है, लेकिन इस 2024 के एग्जामिनेशन में क्या अंतर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये सेक्शनल टाइमिंग दे दिया है कि रीजनिंग में आपको 25 मिनट मिलेगी, और जो हमारा क्वांट है इसमें हमें कितना मिला है, 20 मिनट मिलता है। तो ये जो सेक्शनल हो गया, और यहाँ पे कट ऑफ भी आपको सेक्शनल देखने को मिलेगी। ये इस बार हमारे आरआरबी के एग्जामिनेशन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम अगर मेंस की बात करें, चाहे हमारा आरआरबी पीओ हो चाहे वो क्लर्क हो, तो सभी जो हमारे सब्जेक्ट हैं वहाँ से 40-40 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा रीजनिंग और क्वांट हो गया,
वहाँ पे 40 क्वेश्चन के 50 मार्क्स मिलते हैं, और बाकी जैसे हमारा इंग्लिश या हिंदी हम चुनते हैं तो हमारा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। और वहीं जीए की बात करें तो जीए जो हमारा होता है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क, लेकिन कंप्यूटर की बात करें तो 40 क्वेश्चन हमारा 20 मार्क का होता है। तो ये हमारा 40 क्वेश्चन हो गए। ये हमारा रीजनिंग और क्वांट ये 50 मार्क के हो गए, और ये हमारे 40, और जो हमारा कंप्यूटर वाला सेगमेंट है वहाँ पे हमें 20 देखने को मिलते हैं। टोटल टाइमिंग अभी तक हमें 2 घंटे मिलती थी, लेकिन इस वाले एग्जामिनेशन में हमें यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग दे दी गई है। 30 मिनट हमारा यहाँ पे रीजनिंग वाले सेगमेंट में, 30 मिनट मैथ वाले सेगमेंट में, और 30 मिनट हमारा हिंदी या इंग्लिश जो भी हम चूज़ करते हैं उस पर मिलता है। जीए में हमें 15 मिनट मिलता है, कंप्यूटर में हमें 15 मिनट मिलता है। तो ये हमारा मेंस का फॉर्मेट हो गया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब अगर हम बात करें कट ऑफ, तो इसकी कट ऑफ 2 बात पर निर्भर करती है। तो कट ऑफ तो पहला हमारा स्टेट वाइज होता है, वैकेंसी कितनी है किस स्टेट में उसके आधार पर होता है। और दूसरी बात करें तो दूसरी ये होता है कि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का, जैसे हमारा आरआरबी क्लर्क है तो क्लर्क का हमारा जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो नॉर्मल देखने को मिलता है या इजी कह सकते हैं, तब यहाँ पे कट ऑफ हमें अधिक देखने को मिलते हैं। वहीं हम पीओ वगैरह की बात करें तो वहाँ पे कट ऑफ हमें कम देखने को मिलता है। वहाँ पे कट ऑफ कम देखने को मिलता है क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो मॉडरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा 2024 की बात करें, यानी जो पिछला एग्जामिनेशन हुआ है, यहाँ पे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हमें 75.25 कट ऑफ देखने को मिला है। टोटल नंबर हमने प्रीलिम्स में कितना देखा था, 80 नंबर देखा था, 40 क्वांट 40 रीजनिंग। तो 80 में हमें कितना मिला, 75.5 कट ऑफ मिला। वो वैकेंसी वहाँ पे कम थी, यानी वैकेंसी तो यहाँ पे कितना, इसलिए हमें यहाँ कट ऑफ देखने को मिलती है। तो ये वैकेंसी और ठीक है इन सारी बातों पर ये स्टेट वाइज हमें कट ऑफ देखने को मिलती है। तो ये हमारा प्रीलिम्स का हो गया, वो भी किसका, क्लर्क का। अब हम इसके मेंस की तरफ बात करते हैं। तो जो हमारा आरआरबी क्लर्क मेंस है, टोटल हमने देखा 200 नंबर का होता है, लेकिन जो इसका कैलकुलेशन होता है वो कितने नंबर पर होता है, 100 नंबर पर। यानी अगर आपका एग्जाम में 110 नंबर आया है 200 में से, तो वो उसको हाफ करके दिखाएंगे 55 नंबर, और जो कैलकुलेट होगा वो 200 नहीं, वो 100 नंबर पर कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कितने पे होता है, आपका 100 नंबर पे। यहाँ भी स्टेट वाइज कट ऑफ आपको देखने को मिलती है। ये आपकी वैकेंसी पर डिपेंड करता है अगेन कि कितना नंबर किस स्टेट का कट ऑफ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हरियाणा का हमारा 54.41 देखने को मिला है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे तेलंगाना का हमें 57.16 देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश का 59.8 देखने को मिला है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का 58.25 देखने को मिला है। ठीक है, बिहार का हमें 52.75 देखने को मिला है। तो ये कैटेगरी वाइज हमारे स्टेट के आधार पर देखने को मिलता है। तो ये हमारा मेंस का कट ऑफ हो गया क्लर्क एग्जामिनेशन में। अब अगर हम बात करें क्लर्क की सैलरी कितनी होती है, यहाँ तक तो सारी चीज़ें हमने चर्चा कर ली। अब हमारा जो मेन मोटिव है, तो पैसा आएगा तो काम करने का मोटिवेशन बढ़ेगा, वो बताइए सर कितना होता है। तो वहाँ पे हमें एक बेसिक सैलरी जो देखने को मिलती है 32 से 38 हज़ार तक देखने को मिलते हैं। हमने एक डाटा यहाँ पे रखा है एक सैलरी स्लिप का, जिसमें आपको 34,314.48 देखने को मिला है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, 32 से लेकर 38 हज़ार तक ये आपका किस पर डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हैं, अलाउंस वगैरह आपको कितना मिलता है। तो ये सारी बातें इस पर आपके सैलरी वाले सेगमेंट पर निर्भर करती है। लेकिन आप 32 के आसपास रहेंगे तो स्टार्टिंग आपकी 32 से होती है, तो आप स्टार्ट अगर 32 से कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम मूव करते हैं, अपने आरआरबी पीओ की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, क्लर्क का एग्जामिनेशन देखा। अब हम पीओ की बात करते हैं, जो हमारा 2024 यानी पिछला एग्जामिनेशन हुआ है। ठीक है, 2025 का हमारा कब होगा, 27 जुलाई को पहला एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम अगर बात करें, बिहार का कट ऑफ हमें देखने को मिला 47.25, और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे अगर अब अभी तक हम यहाँ पे 59.25 देखने को मिला है हिमाचल प्रदेश का। ये स्टेट वाइज कट ऑफ देखने को मिलती है। ठीक है, तो कितने नंबर थे हमारे आरआरबी पीओ में, यहाँ पे भी चाहे वो हमारा क्लर्क हो चाहे पीओ हो, टोटल हमें 80 मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो 80 में हम 60 के आसपास जा रहे हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल क्लर्क के लिहाज थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप 65 के आसपास टारगेट लेके चल सकते हैं।
ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पीओ प्रीलिम्स का हो गया। अगर हम पीओ मेंस की बात करें तो पीओ मेंस में भी हमें देखने को मिले कि यहाँ पे स्टेट वाइज हमारी कट ऑफ देखने को मिलती है। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें 60.31, यहाँ पे भी जो कैलकुलेशन होता है वो कितने का 100 के बेस पर होता है, ठीक है। और वहीं हम बात करें उत्तर प्रदेश का तो यहाँ पे 59.69 गया है। तो यहाँ पे भी हम अराउंड ले चल सकते हैं 70 के आसपास, यानी 65 से 70 टारगेट कर सकते हैं। यानी 65 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 के आसपास, यानी 120 या 30, और किसका 200 में से। तो ये आपका हाफ पे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 70 के आसपास आ जाएगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आई। अभी तक हमने क्लर्क की सैलरी देखी है कि क्लर्क की सैलरी कितनी है। क्लर्क की सैलरी हमें 32 से 38 हज़ार के एक अराउंड देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम बात करें पीओ की तो नेट इन हैंड सैलरी बात करें तो 60, यानी यहाँ पे जो डाटा हमने रखा है सैलरी स्लिप का 61,171.58 है। और यहाँ पे हम मान सकते हैं कि 61,000 के आसपास आपको देखने को मिलती है। फिर वही कि आपके अलाउंस, इन सारी बातों पर चर्चा होगी। तो आपने सिलेबस देखा, ठीक है, किस एग्जाम किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंस है, किस हिसाब से हमको कट ऑफ टारगेट करनी है। अब आपको फाइनल आउटपुट बताते हैं कि आपको किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो आपको किन रास्तों से होकर गुजरना होता है। जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हैं पहले वहाँ से आप अपना सिलेबस कवर करते चलिए। दूसरा, आप बुक सॉल्व करते चलिए, ठीक है। पहला आपका प्राथमिकता क्या है कि आप टीचर से समझते चलिए चैप्टर को, क्योंकि वो जिस चैप्टर को आपको पढ़ा रहा है वो काफ़ी सालों का उसका अनुभव है। तो जिस चैप्टर को समझने में आप हो सकता है 15 दिन दे दें, वो उस पे उसने अधिक मेहनत की है और आपको 2 दिन में समझा दे। तो पहली भूमिका किसे देनी है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो वहां से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। जैसे आपने मान लीजिए आपने डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ा, ठीक है, आपने डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ लिया, आपने समझ में आ गया, फिर आप बुक से सॉल्व करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप PYQ और मॉक टेस्ट पे दीजिए। ये 3 पैरामीटर है किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का। यहाँ से हम ऐसे जर्नी मूव करते हुए चलेंगे, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट इस RRB के एग्जामिनेशन से है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि सर हमें ये डाउट है, आप हमें बता दीजिए। तो हम वहाँ पे इस जो आपके डाउट है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।